हेलो दोस्तों, इंटरमीडिएट क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज से हम क्लास 11th की मैथ्स को शुरू करने जा रहे हैं। 11th क्लास में जो पहला चैप्टर है हमारे पास सेट थ्योरी है, यानी कि समुच्चय सिद्धांत है। समुच्चय टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसलिए वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अवश्य दिखेगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू इन टॉपिकों को समझेंगे। तो पहला शुरू करते हैं कि जो समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर कैटर ने किया। समुच्चय क्या चीज़ है, आइए डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे पास संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उन सारे ही समुच्चय कहलाता है। लेकिन क्या सारे के सारे संग्रह समुच्चय कहलाता है? नहीं। समुच्चय वस्तु का संग्रह है, संग्रहों का एक समूह है जो एक विशेष प्रकार की हो, जैसे क्रिकेट का टीम, ताश की गड्डी आदि। तो हमने देखा जितने भी सारे संग्रह है, क्या वो सारे के सारे संग्रह समुच्चय कहलाता है? नहीं। समुच्चय कौन सा संग्रह समुच्चय कहलाएगा? एक ऐसा संग्रह समुच्चय कहलाएगा जो कि वेल डिफाइंड हो, अर्थात वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह ही समुच्चय कहलाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो सारे संग्रह है, ताकि जिसका भी हम संग्रह बनाए वो सारे के सारा संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा, लेकिन ऐसा ही संग्रह समुच्चय कहलाया जाएगा जो कि वेल डिफाइंड हो, अर्थात सुपरिभाषित हो। अब यहाँ पर सुपरिभाषित अर्थात वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। सुपरिभाषित शब्द क्या है और किनको हम समुच्चय कह रहे हैं। सुपरिभाषित ऐसा है कि जो कलेक्शन हमारे पास है, संग्रह हमारे पास है, वो अगर डिफाइंड हो, सुपरिभाषित मतलब एक निश्चित हो, या हम कह सकते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूं, जिसको अगर मैं किसी से भी कहूं समुच्चय का निर्माण कीजिए या बनाइए या कलेक्शन कीजिए, अगर सारे के सारे लोग उस समुच्चय में, उस संग्रह में सारे एक ही आंसर में हमें प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि ये सुपरिभाषित सेट है। जैसे मैं कहूँगा कक्षा 11 के सभी बालकों का समुच्चय। अगर कक्षा 11 के सभी बालकों का समुच्चय बनाने के लिए कहूँगा, तो प्रत्येक विद्यार्थी या हर कोई कक्षा 11 के उन्हीं बालकों को उसमें इकट्ठा करेगा या कलेक्शन करेगा जो 11 में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित सेट हो जाएगा। या फिर कहिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी वेल डिफाइंड है। संख्या 2 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या का समुच्चय, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि 2 से बड़ी सारे संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आ जाएगा, और 10 से छोटी संख्या, तो ये तो सुपरिभाषित सेट हो गया, अर्थात वेल डिफाइंड हो गया। तो इस प्रकार के कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो वेल डिफाइंड नहीं है वो किस टाइप के संग्रह होगा, अर्थात असुपरिभाषित क्या हो जाएगा। जैसे प्रतिभाशाली लेखक है, प्रतिभाशाली या मोस्ट टैलेंटेड या बेस्ट या डेंजरस, इस टाइप के वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित शब्द नहीं है। कैसे? अगर मैं प्रतिभाशाली लेखक की अगर बात करूं, तो हर एक की नज़र में प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग होते हैं। हो सकता है जो लेखक हमें प्रतिभाशाली लगता हो, किसी और की नज़रों में उससे प्रतिभाशाली कोई और लगा होता है। जैसे मैं बात करूं कि बेस्ट, सबसे बेस्ट का एक अपना एक मानक एग्जाम डेफिनेशन नहीं है। बेस्ट हमारे लिए, अगर मैं बेस्ट 10 बल्लेबाजों की बात करूं, बैट्समैनों की बात करूं, हो सकता है जो बैट्समैन मेरे लिए बेस्ट हो, दूसरे के नज़रों में वो बैट्समैन उतना बेस्ट नहीं है, उसके लिए वो बेस्ट कोई और हो। इस प्रकार मोस्ट टैलेंटेड, डेंजरस या विश्व के अधिक खतरनाक जानवरों का समूह, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह। तो इस प्रकार के जो ये कलेक्शन होंगे, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे, अर्थात हम इसको सेट नहीं कह सकते। आइए अब इनका नोटेशन देखते हैं कि हम समुच्चय को कैसे इनका निर्माण करते हैं, या किस किस संकेत से द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जो भी समुच्चय होता है, हम समुच्चयों को प्राय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर में ए लिख दिया, कैपिटल लेटर बी के कह दिया। तो अगर हम समुच्चय को, सेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो अंग्रेजी के बड़े लेटर से डिनोट करेंगे। ये कुछ लेटर्स हैं जिनको सेट में उन पे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल एन लिखा है, तो एन फॉर नेचुरल संख्या, तो एन फॉर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। जबकि जेड पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, आर रियल नंबर का समुच्चय कहलाता है, अर्थात वास्तविक संख्या। इसी प्रकार अगर जेड प्लस होगा तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय कहलाएगा, और इसी प्रकार जेड माइनस होगा तो ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय कहलाएगा।
अब हम बात करते हैं समुच्चय के अवयवों की। जो हमने सेट बनाए, जो कलेक्शन बनाए, उन कलेक्शनों को के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, यह एलिमेंटों का निरूपण कैसा होता है। एलिमेंट्स ऑफ सेट, समुच्चय के अवयव या सदस्य। समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं के समुच्चय को, संग्रहित वस्तुओं को समुच्चय का अवयव या एलिमेंट कहते हैं। अर्थात अगर मैंने किसी सेट के अंदर जो भी वस्तुएं या तत्व लिखे हैं उसी को हम एलिमेंट्स कहते हैं, या उनको अवयव कहते हैं, या सदस्य कहते हैं सेट के। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जबकि हम सेट को कैपिटल लेटर से शो कर रहे थे और अवयवों को हम स्मॉल लेटर से शो कर रहे हैं। और सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और बीच में कॉमा से उनको सेपरेट करते हैं। तो इस प्रकार हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उनको कॉमास से ब्रेक करेंगे। अगर हमारे पास एक सेट है, इसमें मैंने एलिमेंट लिए, ये हमारे पास सेट कैपिटल लेटर में ए हो गया और ये हमने मजला कोष्ठक लगाया जिसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी कॉमा स्मॉल डी कॉमा स्मॉल ई, ये इसके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। अब जो एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करते हैं उनको हम उस सेट के एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया ए बिलोंग टू ए, ये जो साइन लिखा है मैंने, इस साइन को बिलोंग टू कहते हैं। अर्थात ये जो ए है इसके अंदर बिलोंग करता है। तो ए बिलोंग टू ए, अर्थात हम कह सकते हैं ए समुच्चय कैपिटल ए में है, मतलब ए जो एलिमेंट है समुच्चय ए के अंदर है, समुच्चय ए का अवयव है, या कह सकते हैं ए बिलोंग टू ए। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बिलोंग टू कैपिटल ए। अगर कोई एलिमेंट उस समुच्चय का सदस्य नहीं है तो इसको नॉट बिलोंग टू लिखते हैं। या जैसे इसमें एफ इस सेट का सदस्य नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि इसके अंदर कहीं नहीं है। अब समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं या समुच्चय का निर्माण क्या कैसे करते हैं, तो समुच्चय का निरूपण हम दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक हम कहते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, जिसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जब हम एलिमेंटों को मजले कोष्ठक के अंदर प्रयोग करते हैं और अर्धविराम के रूप में या कॉमा से पृथक किया जाता है तो उसको ही हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं या सारणी के फॉर्म में कहते हैं। ये जैसे हमने इस प्रकार लिखा है, कैपिटल ए इक्वल टू सेट ए हो गया, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई मजले कोष्ठक के अंदर, और एलिमेंटों को हमने सेपरेट किया कॉमा के अंदर। तो इस प्रकार के फॉर्म को हम सारणीबद्ध या रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। आइए तो देखिए, ए बराबर हमने सेट लिया 1 2 3 4, ये हमने मजले कोष्ठक के अंदर कॉमा से ब्रेक करते हुए एलिमेंट को लिखा। तो इस प्रकार के फॉर्म को हम सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने मैथमेटिक्स से लिया, अगर मैं मैथमेटिक्स को इसका सेट बनाऊं तो क्या आ जाएगा, इनके अंदर मजले कोष्ठक, पहले तो मजला कोष्ठक लगेगा और जितने भी एलिमेंट हैं वो सेपरेट होंगे कॉमा से, और इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ये सेट थ्योरी में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पास रोस्टर फॉर्म। सेकंड फॉर्म होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जब हम एलिमेंटों को कॉमास के अंदर ऐसे ना लिखते हुए एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं और उस वेरिएबल को उसके जो भी इसकी क्वालिटी होती है या उसके गुण जो होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में लिख देते हैं, तो उस फॉर्म को हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे सभी अवयवों को एक स्विच अचर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक ही एलिमेंट अर्थात एक ही वेरिएबल से उनके जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको लिख दिया जाता है। सामान्यतः स्वेच्छ अचर एक्स वाई और जेड आदि से प्रदर्शित करते हैं। स्वेच्छ अचर को मजले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और बाद में उसके बाद क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन, दो बिंदा, इनको सेमीकोलन पढ़ते हैं, का प्रयोग करते हुए तत्पश्चात सभी अवयवों के सर्वनिष्ठ गुणधर्मों को लिखते हैं, फिर कोष्ठक को बंद कर देते हैं। आइए इसको समझते हैं। हमने एक सेट लिया 2 4 6 और 8। आइए इसको देखते हैं। जो इस सेट के अंदर हमने लिखा है 2 4 6 8, ये तो हमारे पास था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अगर मैं इस एलिमेंटों को एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं और उस वेरिएबल के फॉर्म में जो भी लिख रहा हूं उसकी प्रॉपर्टी लिख दूं। आइए इसको देखते हैं। 2 4 6 8 ये क्या चीज़ है, पहले तो इवन नंबर है अर्थात सम संख्या है, और सम संख्या कहाँ तक है, 10 से छोटी संख्या है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं एक्स सेमी कॉलन अर्थात कॉलन पढ़ते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है जो कि 8 या 8 से
कम है। तो इस प्रकार अगर मैं इसकी डेफिनेशन से लिख दूं या इसकी प्रॉपर्टी लिख दूं, इस प्रकार लिखने पर इस फॉर्म को हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। एक और उठाते हैं, मैंने लिखा x सच दैट x एक विषम संख्या जो कि 13 से छोटी हो या बराबर हो, 1 से बड़ी हो, 1 के बराबर हो। तो इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं। ऐसा ना लिख के इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा और ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। इस प्रकार समुच्चयों को निरूपण करने की दो विधियां हैं। नंबर एक टेबुलर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब समुच्चयों के प्रकार पे डिस्कस करते हैं। समुच्चयों के अलग अलग प्रकार हैं। पहला रिक्त समुच्चय बात करते हैं, जिसको हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं या एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं और इसको 5 से डिनोट करते हैं और या फिर 2 कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स -1 से बड़ी और -2 से छोटी एक पूर्णांक। तो -1 और -2 के बीच कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इसको 5 से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ऐसा सेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एकल समुच्चय जिसके अंदर ओनली और ओनली एक ही अवयव हो, सिंगलटन अर्थात एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे एक सेट लिया मैंने, इसके अंदर 4 लिया, ओनली एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। आइए आगे बात करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय अर्थात फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइनाइट सेट क्या हुआ? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट कहलाया। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं या जिसमें अवयवों की संख्या अनगिनत हो, एक निश्चित नहीं होती है, लिमिटेशन नहीं होती है, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक सेट लिया है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये क्या है? काउंटेबल सेट है अर्थात फाइनाइट सेट हो गया। अगर इसी प्रकार के मैं एक सेट अलग अलग लूँ 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अब हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कितने सेट हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाए। आगे बात करते हैं समान समुच्चय। अब समान समुच्चय कौन सा समुच्चय हम समान कहलाएंगे? दो हम तुलना जब करते हैं दो समुच्चयों की, अगर दोनों सेट हमारे पास ए और बी और सेट ए और बी दो सेट हैं, अगर दोनों सेटों में एलिमेंट की संख्या भी समान हो और एलिमेंट भी समान हो, तब हम उन सेटों को समान समुच्चय कहते हैं। इसको ए इक्वल बी लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमने ए हमारे पास सेट है 2,3 है, तथा बी में भी हमारे पास अगर 2 और 3 है, एक तो इनमें एलिमेंट की संख्या भी बराबर है और एलिमेंट भी सेम है। 2 अगर यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 ए में भी है, 3 बी में भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है? समान सेट है। एक एग्जाम्पल और देखिए, 1 2 3 इसमें भी लिया और 2 3 1 ले लिया, एलिमेंट दोनों में सेम है, तो इस प्रकार ए और बी क्या हो गए? समान सेट हो गए। इसमें क्रम मायने नहीं रखता है। जब हम सेट को लिखते हैं 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, तुल्य समुच्चय अर्थात इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाएगा? दो समुच्चय ए और बी की अगर हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, अगर दोनों सेटों में एलिमेंटों की संख्या इक्वल है, तब वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अर्थात इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंटों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। अगर एलिमेंट सेम नहीं भी हो चलेगा, लेकिन एलिमेंट की संख्या इक्वल होनी चाहिए। अर्थात ए में अगर 2 4 6 लिया मैंने और बी में ए बी सी, इसमें एलिमेंट की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट 3, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3, अर्थात ए इक्विवेलेंट बी, इसको ए इक्विवेलेंट बी द्वारा लिखते हैं या पढ़ा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो समान समुच्चय होगा, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट समान सेट हो ये आवश्यक नहीं है। Thanks for watching my video. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you.